मास्क ही हम सब के लिए वैक्सीन का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी बिना मास्क के लोगों को आसानी से देखा जा सकता है। मास्क को लेकर तरह तरह के कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि जागरूक होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में कितना गंभीर हो सकता है कोरोना के बढ़ते संक्रमण का परिणाम, सोचना जरूरी है। गरिमा, इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मास्क के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी मानसिकताएं हैं। आज हम बात करें कि व्यापारिक मानसिकता, धार्मिक जो भाव हैं लोगों के या सामाजिकता है, उस सब के ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम चर्चा करना चाहेंगे आज इस बात के ऊपर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीबा मसाला उद्योग के निदेशक शशांक झालानी जी और राजदीप एकेडमी के निदेशक और भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री दीपक पंडित जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टूडियो में। तो आज की चर्चा यही है। सबसे पहला सवाल इसमें मैं आपके सामने रखती हूँ कि मास्क लगाना कितना जरूरी है, ये हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी लोग मास्क नहीं लगाते। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल। अभी देखा जा रहा है कि बहुत से लोग तो एजुकेटेड है, अवेयर अवेयर है इस चीज़ के लिए, पर अभी भी जो रूरल सेट है, जो रूरल बैकग्राउंड जो इलाके हैं, वहाँ पे अभी भी लोग मास्क को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हमने देखा है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल जो हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं रूरल मार्केट में, वहाँ पे अभी भी उसको माना जाता है कि मास्क कोई भी कुछ भी बीमारी नहीं है, सिर्फ इसको एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है पॉलिटिकली, और उनको समझाए भी जाते हैं तो पर फिर भी वो समझ ही नहीं पा रहे इस चीज़ को। और ये भी देखा गया है कि अभी तक रूरल मार्केट में इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं आया है कोरोना से, तो इसलिए अभी तक उनको इस चीज़ का भय ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को रूरल सेक्टर, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, शायद आने वाले टाइम में उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। जी नीरज जी, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या कहना है इस बारे में? गरिमा, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत है कि मास्क, अगर हम कोरोना की भी बात अलग हटा दें तो भी मास्क लगाना कभी भी स्वास्थ्य की दृष्टि से गलत नहीं है। इसका उपयोग सही मायने में समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है कि जब पूरी दुनिया में कोई इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट को हम लोग मान रहे हैं कि आज एक मास्क एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से जो संक्रमण की दर है वो कम हो सकती है। जी। और जितनी भी सरकारें हैं, जो भी शासन प्रशासन की प्रक्रियाएं हैं, वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित करती हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। वैक्सीन जो है कोरोना की, उसकी खोज निरंतर जारी है, और जब तक वैक्सीन नहीं मिलती तब तक, वैक्सीन मिलने के बावजूद भी हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन मिलना यानी किसी चीज को होने के बाद में उसको रोकना, मतलब जैसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो होने ही क्यों दें उस चीज को, तो उसमें उस तरफ रोकने की दिशा में मास्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और मास्क के अतिरिक्त कंफर्टेबल कोई और टूल नहीं है। मास्क किस क्वालिटी का हो ये तय करना हमारा अधिकार है। हम लोग खुद अपनी सुविधा के अनुसार मास्क का चयन कर सकते हैं कि कम से कम कुछ तो बचाव हो। कुछ लोग रुमाल बांध लेते हैं, कुछ लोग अपनी साड़ी का पल्लू लगा लेते हैं। चिकित्सा विभाग की तरफ से इसके भी मापदंड तय हैं, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो लगाएं कम से कम। इस बात को समझना सभी के लिए आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में दूसरा सवाल मेरा यही है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले लग रहा था कि मार्च तक वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन अब जून का नाम लिया जा रहा है। ऐसे में कब तक हम कोरोना की वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं? शशांक जी, आप बताइए। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जितने भी टेस्ट हुए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, अभी भी कोई पर्टिकुलरली एक ऐसी वैक्सीन नहीं निकल कर आ रही है जिससे 100% क्योर हो सके। आपने देखा है रशिया में स्पुतनिक निकाला है, जिसमें बताया गया कि रशिया साइंटिस्ट ने बताया 10 में से 7 जनों को उससे फायदा मिल रहा है, परंतु अभी भी उस पर क्वेश्चन मार्क रखा गया, क्योंकि अभी भी रशिया क्लियरली कुछ भी डिफाइन नहीं करती है। और रशिया के मानिए जाए, उनके जो लोग वहाँ रहते हैं, वो कह रहे हैं उसमें भी 10 में से 3 जनों को तो बीमारियां इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है जिससे उनकी हेल्थ और ख़राब हो गई है। साथ में अपने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट वाले पुनिया जी, उनने भी पूरी तरीके से इसमें जोर लगा रखा है, एम्स के साथ वो कार्यक्रम कर रहे हैं। परंतु इस वैक्सीन का, जैसे एड्स की वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है, वैसे ही इसका भी कोई अभी 100% श्योरिटी नहीं कि इट विल कम और इट विल नेवर कम। बस इसको देखा जा रहा है कि शायद आ जाए, परंतु इसमें अभी तक यूएस के भी डॉक्टर्स जितने भी सबने ये बोला है कि शायद इसका तोड़ आ ही नहीं कभी जीवन में भी। जी, यानी कि कंफर्मली कह नहीं सकते कि हमें भविष्य में वैक्सीन उपलब्ध होगी ही होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से इसका म्यूटेशन का जो रेशियो है वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि हम लोग जानते हैं कि जो वायरस की नेचर है वो इतनी तेज़ी से बदल रही है कि उसको एंटिसिपेट करने में, अगर साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो समय लग रहा है, लेबोरेटरीज में उसको लेकर समय लग रहा है। और
अगर हम इसको ये सोचें कि सरकार कोई चमत्कार कर लेगी या कोई राजनेता चमत्कार कर लेगा या कोई प्रशासनिक अधिकारी चमत्कार कर लेगा या चिकित्सकीय जो अनुसंधान करता है वो चमत्कार कर लेंगे, तो समझने की जरूरत है कि जब बड़े लेवल पे किसी मासेस को कंट्रोल करना होता है तो हमारे को ये बहुत स्पष्ट रूप से बचपन में देखते हैं कि हम पैदल चल रहे होते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, हम किसी के घर जा रहे होते हैं और वो लंबा रास्ता लगता है कि आखिर और कितना चलना है, तो हमारे बुजुर्ग भी हमको ये कहते हैं कि बस 2 कदम और। तो कहीं ना कहीं कुछ उम्मीद के साथ में ही आगे बढ़ा जा सकता है और अपने जो आचरण है उसके ऊपर कंट्रोल रखना तो हमारा अपना दायित्व इसमें है। मैं आपके 2-3 और चीज़ें बोलना चाहूँगा। अपन को अभी तक इसका आइडिया ही नहीं कि इसके सिम्टम्स इसी तरीके से रहेंगे या अलग भी सिम्टम हो सकते हैं। जी। बहुत सारे जनों को अभी कोरोना हुआ है और एम्स की अभी फाइनली एक स्टडी हुई है जिसमें बताया कि लोगों को 3 महीने के अंदर दोबारा कोरोना हो रहा है और उससे ज़्यादा सीवियर है। तो इससे यही नहीं पता लग सकता कि ये कोरोना किस वजह से सेट ऑफ होएगा। तो बहुत ज़्यादा अनक्लियर है, मेसी स्टेज है पूरी, इसलिए साइंटिस्ट भी इसके लिए कोई तोड़ निकाल नहीं पा रहे अभी भी। ठीक बात है। अगला सवाल ये है कि कोरोना से एक तरफ जहां व्यापारिक संगठन प्रभावित हुए हैं, वहीं सामाजिक कार्यक्रमों पर भी इसका खासा असर देखा गया है। ऐसे में शादी समारोह हो या फिर कोई और सामाजिक समारोह हो, कब तक यही स्थिति आने वाले समय में बरकरार रहेगी? क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? मेरा ये मानना है कि इस समय पूरे संसार भर में कोरोना की बड़ी भयानक स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है। 3.5 करोड़ से अधिक लोग पूरे विश्व भर में इससे प्रभावित हैं जी। और लगभग 67-68 लाख लोगों को भारत में भी कोरोना ने प्रभावित किया है। लोगों की जीवन शैली बदल गई है। निश्चित रूप से हम बहुत अधिक इसमें असमर्थ हो गए हैं। लोगों की भावनाएं तो बहुत हैं, जैसा आपने अभी कहा था कि धार्मिक आस्थाएं भी कुछ आहत हुई हैं। हम लोग हिंदुस्तान के लोग तो कम से कम ये मानते हैं कि हम तो सर्वोपरि अपने आप को धर्म भावना से जोड़ करके रखने वाले होते हैं, मगर एक प्रतिबंध तो हम सब पर लग ही गया है और लगना ही चाहिए। जब हम परिवार में वापस लौटते हैं तो अपने बुजुर्गों को और बच्चों को देखने के बाद मन में ये विचार तो आता ही है कि कुछ दिन बाद मंदिर चले जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे साथ संक्रमण आ जाए। तो उससे बचने के लिए लोगों में बहुत सारे प्रतिबंध अपने ऊपर लगा लिए हैं। खूब अच्छी धार्मिक भावना होने के बावजूद भी मंदिरों तक लोगों ने न जा करके राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र के लोगों को बचाने के लिए अपना सकारात्मक योगदान तो दिया ही है। और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तो केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी सभी एक ही बात कह रहे हैं कि अभी तो केवल मास्क ही वैक्सीन है। तो इसलिए हमको मास्क का प्रयोग करने के लिए ही अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना चाहिए। मैं इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। अपने जितने भी बड़े इवेंट्स अपने सोसाइटीज़ में होते हैं तो उससे क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है इकोनॉमी में। अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट होगा तो कुछ FMCG प्रोडक्ट्स या कुछ भी सर्विसेज यूज होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होते होते इकोनॉमी को अच्छी तरीके से अपन चला सकते हैं। अभी अपन ने देखा है कि 2008 में एक बार रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन, जहां 3 पॉइंट समथिंग की अपनी जीडीपी थी, ग्लोबल जीडीपी। फर्स्ट टाइम आफ्टर 12 ईयर्स जीडीपी 4.5 पे, ग्लोबल इकोनॉमी जो कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसको भी 4% डाउनफॉल हुआ है, बट इंडियन इकोनॉमी को उससे ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। तो इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा अफेक्टेड है इस कोरोना से, क्योंकि इसके जो टाइमली मेजर्स लेने चाहिए थे वो गवर्नमेंट ले नहीं पाई है टाइमली, और अब्रप्ट मेजर्स लेने के कारण भी सारे सिस्टमैटिक नहीं हो पा रहा है पूरा प्रोग्राम। इसमें शशांक जी एक बात जो समझ में आती है कहीं ना कहीं कि चूंकि कोरोना का जो एक बेसिकली जो नेचर है, जो जैसा भी आपने भी बताया कि कुछ जगह पे जब लैप्स हो रहा है, रीलैप्स हो रहा है, तो आखिर स्टेज और क्या स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट की जाएंगी, ये कहीं ना कहीं अनसर्टेन तो हैं। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे भी कुछ डिसीजन हो रहे हैं और कुछ डिसीजन कॉन्क्लूडरी बेसिस पे हो रहे हैं। हम एक केस स्टडी का उदाहरण पढ़ते हैं कि कभी भी कोई पर्टिकुलर एक कोई इंसिडेंट होता है, इवन अगर मान लीजिए बहुत एक्सट्रीम गर्मियां हैं तो फायर को लेके मॉक रिहर्सल होता है, कहीं कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेके कई बार पुलिस प्रशासन आदि जो है मॉक रिहर्सल करते हैं। बट कोरोना ने शायद इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं दी, हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं दी। तो कहीं ना कहीं ये तो एक जॉइंट एफर्ट के रूप में ही हमको लेके आगे बढ़ना होगा और इसकी गंभीरता को समझ के फाइनेंशियल जो क्राइसिस, जो गरिमा जी का क्वेश्चन भी है, उस रेफरेंस में भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो टिकल इफेक्ट आता है किसी एक्टिविटी का, तो एक्टिविटी जब रुक गई है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा सेगमेंट एक मंदिर और धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जब मंदिर की तरफ जाके जो कदम थे वो रुक गए, कहीं वो ठहर गए,
तो प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ है उसके साथ में आपके धार्मिक आयोजन हो गए, कहीं हमारे राजनीतिक आयोजन हैं, कहीं हमारे गेट टुगेदर्स हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, वो सब शादियां जो पहले 2000-3000 लोगों की होती थी वो 50 पे रेस्ट्रिक्टेड हैं। जी। तो आमूल चूल स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और इसको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत पड़ेगी। मैं जानना भी चाहूंगा आपसे इसके साथ में कि ये जो 50 की व्यवस्था है इसने सामाजिक जो हमारे मान्यता है, हमारे सामाजिक जो एक संबंध है उसको किस हद तक प्रभावित किया है, उसके बारे में भी आप जानकारी प्रदान करें थोड़ी। जी। मेरा मानना इस बारे में ये है, देखिए निश्चित रूप से हमने ये देखा है कि कोरोना का जो वायरस है ना वो अपनी फॉर्म बार बार चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से निश्चित रूप से अभी तक हम उसको पकड़ने में, उसमें उसका उपचार करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। मगर इसने हमको एक नई जीवन शैली तो दी है, हम अलग तरीके से जीना सीख रहे हैं। आप ये मान लीजिए कि जो प्रतिबंध एक व्यक्ति पर होने चाहिए, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाए रखना या अपने आप को थोड़ी सी दूरी बना करके अगर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हम उसमें बचाव कर सकते हैं। उस दिशा में हम काम कर भी रहे हैं। लोगों ने नए तरीके का जीवन सीख लिया है। 50 लोगों या 100 लोगों के लिए जो शादी समारोह या अन्य सामाजिक समारोह जो आयोजित होने लगे हैं, दोनों तरह की बातें इसमें नजर आती हैं। एक पहला विषय तो ये आता है कि हमारा मन ये तो महसूस करता है कि जिस वैभव के साथ हम लोग सामाजिक कार्यक्रम करते थे उस वैभव के साथ नहीं कर पा रहे हैं, पर आर्थिक रूप से भी बहुत सारे लाभ भी नजर आने लगे हैं। मैं तो सामाजिक संस्थाओं से भी ये आह्वान करूंगा कि वह ये संदेश तो अधिक से अधिक पहुंचाएं कि सीमित संसाधनों के साथ काम करना सीख लें। जो हमको कोरोना ने काम करने के लिए प्रेरित किया है, निश्चित रूप से हम इसको वरदान के रूप में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, दीपक जी ने बहुत सही चीज़ बोली है, परंतु मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी चल सकती है। अब उनको भी रेस्ट्रिक्ट करने से वो इकोनॉमी नहीं चल पा रही है। इकोनॉमी चलाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो सकता है आने वाले टाइम में, जिसमें लोग भूख से मर सकते हैं, बेरोजगारी से मर सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को भी बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। जी, बेरोजगारी का आपने जिक्र किया शशांक जी, आपसे जानना चाहूंगी ड्यूरिंग लॉकडाउन एक टीम बनाई गई, कोरोना रिलीफ टीम बनाई गई, कहीं भी कोई भूखा नहीं रहा, कहीं भी कोई ऐसी बेरोजगारी के चलते भी लोग भूखे नहीं सोए। तो क्या कारण है इसका और किस तरीके से जो कोरोना रिलीफ टीम है उसने काम किया, इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, हमारे पूर्व कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी द्वारा एक कोरोना टीम बनाई गई, जिसमें हमारे नीरज जी ने उसको लीड करा था, मनीष जी थे, हमारे गिरीश जी थे। इनने प्लानिंग इस तरीके से करी थी जिसमें कोई भी अलवर के रहने वाला किसी भी कारण से, किसी भी चीज़ के कारण से भूखा नहीं रहे, उसके पास वो सारी चीज़ें पहुंचे जो एक ज़रूरत की चीज़ है, जिसको इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करा गया। हमारी जो पूरी टीम बनी हुई थी, शुरू में 5 कोर जने थे कोर टीम में, उसके बाद 350 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व हुए थे। तो इतने अच्छी तरीके से इसको पूरा मॉनिटर करा गया, जिसमें इसको राजस्थान के बेस्ट मॉडल्स में भी लिया गया था। और हमारे दीपक जी ने पूरा ग्राउंड को पूरा लेवल इनके संभाल रखा था। दीपक जी और बताइए इसमें। जी हाँ, कोरोना रिलीफ टीम के साथ काम करना हमारे लिए, मैं कहता हूँ जीवन भर के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव था, क्योंकि जब पूरा अलवर नज़र उठाए ये देख रहा था कि अब हमारी मदद कौन करेगा, लॉकडाउन की स्थिति है, हमारे भोजन की चिंता कौन करेगा, उस समय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार जो टीम बनी थी उसने बहुत अच्छा काम किया। मुझे ग्राउंड लेवल पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करने का अवसर मिला था इस टीम के साथ। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा हमारे उन 2-3 साथियों का, विशेष रूप से जैसे मनीष गुप्ता जी थे, अमित जैन जी थे, प्रतीक साईवाल जी थे, 4-5 लोगों के साथ मिलकर के बहुत लंबी टीम थी। और हमारे साथ 25 से 30 ऐसे युवा साथी अलवर शहर के लगे हुए थे, जिन्होंने घर घर तक भोजन पहुंचाया। सुबह 7:30-8 बजे घर से निकलते थे और फिर घर जाने का समय का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हमने रात को 1 बजे भी अगर किसी को भूख लगी तो उसके पास खाना पहुंचाने का प्रयास किया था। वो निश्चित रूप से बड़ा सुखद अनुभव था। हम मगर ये चाहते हैं कि भगवान ऐसा समय दोबारा नहीं आए कि किसी को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। पर यह ज़रूर है कि अलवर में किसी ने भूखे नहीं सोए, ये कोरोना फाइटिंग टीम ने काम किया था। ये एक बहुत खास बात भी है भारतीय संस्कृति की कि यहाँ पे जब अवसर आता है तो हर व्यक्ति जात पात के भेदभाव बोल के एक साथ खड़ा होता है। और कोरोना फाइटिंग टीम का जो बेसिकली उदाहरण है वो इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे कोई किसी तरह का कंट्रीब्यूशन किसी से नहीं लिया गया। कोई कोरोना टीम ने किसी से कोई कैश कलेक्शन नहीं किया, किसी तरीके से कोई ऐसा नहीं कहा गया कि स्पेसिफिक चीज़ देनी है। एक ग्रुप फॉर्म हुआ, उसको मॉनिटरिंग करने का ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो जिला प्रशासन का, जो स्थानीय हमारे राजनेता भी रहे, उन्होंने भी बहुत अथॉरिटी से हम लोग को अधिकार प्रदान किए। हमारी मीडिया ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया। और मैं कुछ नाम ऐसे लेना चाहूँगा यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन ये तो एक पार्ट है, इनकी राशनिंग का जो बेसिक पार्ट है कि कोई चीज़ आ रही है वो वेस्ट नहीं हो और सही हाथों में पहुंचे, प्लस पहुंच गई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर हो। तो हमारी टीम ने जो बैक ऑफिस शशांक जी के निर्देशन में काम किया उस जगह पे,
कि डेटा जो कोऑर्डिनेशन का काम था उसमें संजीव खत्री जी आदि काफी ऐसे लोग थे जिन्होंने शशांक जी को सपोर्ट किया। साथ में वितरण का जो काम था उसमें हमारे सौरभ जो कंपनी गार्डन विकास समिति के कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारे सौरभ भाई, और आशीष खट्टर जी जो पटरी पार का जो एरिया देख रहे थे, इनके अंडर में लगभग अलवर की 66 संस्थाओं ने काम किया और हर संस्था के 30 से 40 वॉलंटियर्स ने दिन रात सामान एकत्रित करना, उसको बनाना, अपने हाथों से पैक करना और डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे देना। हम लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेशन भी कराया, प्लस आर्य कन्या में एक जब हम लोग रिक्वेस्ट की आर्य कन्या मैनेजमेंट से, तो उन लोगों ने शहर से अपना स्थान हमको उपलब्ध कराया और प्रतिदिन प्रारंभ से सुबह से लेकर रात तक, आखिर में जब ये एक सुखद अनुभूति होती थी कि रात को आखिर में एक मैसेज डल जाता था कि अब कोई शहर में भूखा तो नहीं है, ये एक अपने आप में विलक्षण अनुभूति थी। और जैसा दीपक जी ने कहा, होने को तो बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन भगवान करे कि कभी ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए। लेकिन किसी भी बड़ी टारगेट को हासिल करने के लिए एक मजबूत टीम बनी, ये बहुत बड़ा एक आउटकम है इस कोरोना का, जो निश्चित रूप से हम लोग मानते हैं कि हम लोग सबको एक अलग अनुभव देके गया है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान करे कि ऐसा समय दोबारा ना आए, लेकिन स्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। जैसे अभी की बात करें तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है कोरोना का। ऐसे में नीरज जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या फिर से लॉकडाउन वाली सिचुएशन देखने को मिल सकती है? देखिए गरिमा, जैसा भी बातचीत से भी निकल कर आता है और हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में देख भी रहे हैं कि आज स्कूल्स को ले लीजिए, आज व्यापारिक जो संरचना, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको देख लीजिए कि मूवमेंट या रोटेशन किसी भी चीज़ की बेसिक नीड है। अगर स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि आज ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ काफ़ी रुझान हुआ है, लेकिन उसके कुछ त्रासद भी हैं कि फीस को लेके बड़े कन्फ्यूजन्स हैं। हम लोग मानते हैं कि फीस किस बात की जब पढ़ाई नहीं हो रही, और स्कूल्स के साथ मजबूरी है कि वो सेशन को जीरो करना एक आसान डिसीजन सरकार के लिए भी नहीं है। सरकार भी निर्णय को लेके कहीं ना कहीं जब लेती है तो वो भी सभी पक्षों को ध्यान में लेके लेती है, लेकिन किसी भी छोटी सी बात का भी कई बार कई अर्थ सर्कुलेट होते हैं जिसके खामियाजा काफ़ी बड़े लेवल पे कई पक्षों को भुगतना होता है। यहाँ पे बेसिकली ऐसा ही एक पार्ट है, जैसे मान लीजिए सैलरीज का पार्ट है कि लॉकडाउन अवधि में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जब अपना निर्णय लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुछ कॉन्क्लूडरी रिलेशंस भी होते हैं कि जितने दिन आपने काम किया उतनी अवधि का भुगतान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बात क्या है कि जैसे अपन जानते हैं कि कोरोना रिलीफ के अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने बहुत डोनेशंस किए, और जो भी फर्म्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो अपने कर्मचारियों के बेहतरी के लिए भरसक प्रयासरत रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग आमूलचूल रूप से कह दें कि कर्मचारियों की तरफ से कंपनीज ने आंख बंद कर ली हो। तो वो जो रोटेशन वाला पार्ट था वो ब्रेक हुआ, लेकिन सरकार ने भी फिर धीरे धीरे इस आवश्यकता को समझ लिया कि पूरा लॉकडाउन करना बहुत आसान निर्णय नहीं है। हमारे अलवर में भी हमने देखा, बाद में फिर पुनः जुलाई से लेके 22 अगस्त तक, 30 जुलाई को ऑर्डर लागू हुआ और 22 अगस्त तक 2 फेजेज में लॉकडाउन लागू हुआ। और हमारी जिला कलेक्टर आनंदी जी ने भी इस आशय की घोषणा करवाई कि चूंकि संक्रमण की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कई स्तर पर ये मांग उठने लगी थी, तो निश्चित रूप से ये कहना तो जल्दीबाजी होगी। बाकी लॉकडाउन जब तक एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होगी, जब तक मुझे नहीं लगता कि अब सरकार पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लेगी। लेकिन हाँ, कंटेनमेंट जोन्स को लेके जो रिलैक्सेशंस किए हैं, पहले आपको ध्यान होगा 3 किलोमीटर का एरिया था, बाद में उसको 300 मीटर तक, फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है तो वह फ्लोर वाइज भी निर्णय लिए गए। तो ये समयोचित निर्णय है और इस बारे में एंटिसिपेट करना, मैं समझता हूँ कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। धार्मिक आस्थाएं जो है लोगों की, वो काफी आहत हुई हैं। ऐसे में आपने जिक्र किया, मंदिर जो है लोगों के लिए एक सहारा रहा करता है, शुरू से ही रहा है और आगे भी लोगों का सहारा बना रहता है मंदिर की। कहीं भी अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो रही है, कहीं कोई भूल है या कुछ भी है, किसी कोई वरदान मांगना है, कुछ भी मांगना है, तो मंदिरों का सहारा लेते हैं। लेकिन फिलहाल मंदिरों के पट भी बंद है लोगों के लिए। ऐसे में लोग किस तरीके से मोटिवेट हुए अपनी बात जी, तो खुदा ना करे कि कभी फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति दोबारा पैदा हो। किस तरह से हम इन सब में सामंजस्य बिठा सकते हैं, आप सभी से मैं जानना चाहूंगी। आपके आधार पर वैश्विक महामारी का ये जो त्रासद माहौल सामने आया है, इस दौरान क्या कुछ सावधानियां बरतने की आप हिदायत देंगे? क्योंकि फिलहाल वैक्सीन का कुछ पता नहीं है, ऐसे में सिर्फ मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मोटिवेट करेंगे बाकी लोगों को? नीरज जी आप बताइए। देखिए गरिमा, सावधानियों की तो जहाँ तक बात है कि हमको इस समय हमने देखा कि हमारी कुछ बचतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हर व्यक्ति को बचत की आवश्यकता कंपलसरी रूप से अपने अंदर महसूस करनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। और
अनावश्यक जो खर्चे हैं उनको इस समय कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमको ये मान के चलना होगा कि हमारी मेडिक्लेम रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं उनकी आवश्यकताओं को हमको समझना होगा, क्योंकि कोई भी छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ा खर्चा कहीं ना कहीं उसके अंदर अंतर्निहित होता है। और आज चिकित्सकीय सुविधाएं, हालांकि सरकार अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो लोग सक्षम है उनको लगता है कि वो हायर सेंटर्स पे अपना इलाज लें, तो मेडिक्लेम पॉलिसीज़ को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। भामाशाह योजना सरकार की तरफ से चलती है जिसके अंतर्गत इलाज होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में तो कम से कम ऐसा कई स्टेट्स ने भी निर्णय लिया है। भारत सरकार की तरफ से भी अनेकों योजनाएं चलती हैं। हमको जानना भी आवश्यक है कि क्या योजनाएं और किन योजनाओं का लाभ हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारा इकोनॉमिक साइकिल है, उसको सुचारू बनाए रखने के लिए तो परस्पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। मैंने पूर्व के अनेकों एपिसोड्स में भी इस बात का आग्रह किया कि हमको कम से कम 20 लोगों का आसपास का सर्किल, सबको ये समझना होगा कि ये 20 लोग जिनके साथ हमारे बहुत लंबे व्यावसायिक संबंध रहे हैं, उनको हमको संबल भी देना होगा, उनके साथ में परस्पर आर्थिक लेन देन को बहुत स्पष्ट रखना होगा, और कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना होगा कि छोटी छोटी पेमेंट से, छोटे छोटे ऑर्डर से ये साइकिल जो है इसको आगे आगे बल प्रदान करना है। एक महत्वपूर्ण बात है जिसकी तरफ हमको ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको अपने अकाउंट्स वाले सिस्टम जो हैं जिनके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, उनके अंतर्गत हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सरकार ने मान लीजिए मॉरिटोरियम की छूट दी है, तो मॉरिटोरियम की छूट नहीं है, मॉरिटोरियम आंशिक रूप से एक जो है हमको एक लिबर्टी मिली है कि ठीक है इस समय हमारे पास रोटेशन नहीं है, हम भुगतान ना करें, लेकिन हम लोन अनावश्यक लेने से बचें और जो लिया है उसकी किस्तों का भुगतान समय पर करें, अन्यथा ये लायबिलिटी आगे चल के बड़ी हो सकती है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है। इसलिए अनावश्यक खर्चे कम और बचतों का महत्व समझ के आगे चलें, ये मैं सबको कहना चाहूँगा। शशांक जी, आपसे जानना चाहूंगी, आने वाले समय में त्योहारों का समय है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसके बाद में दिवाली आ जाएगी, तो जहां पर एक बूम होता है, मार्केट में भी एक बूम होता है, वो कहीं ना कहीं इस बार शायद नहीं देखने को मिलेगा। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, मैं इंडस्ट्री का एक साइकिल बताता हूँ। पहले क्या चलता था कि बिग पैकेजिंग बहुत चलती थी, अब क्या है स्मॉल पैकेजिंग में आ गया है सब कुछ जी। तो उससे क्या देखा गया है कि अगर किसी इंडस्ट्री ने अगर अपने आप को रिवाइव नहीं करा इस टाइम में, तो वो बिल्कुल बैक सीट पे आ जाएगी। रिवाइव करने के लिए पैकेजिंग का कॉस्ट बढ़ चुका है, उसके लिए आपका एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बढ़ चुका है, प्लस आपका सप्लाई चेन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि आप छोटे आइटम को जब पहुंचाएंगे तो उसकी कॉस्टिंग आपकी ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ जाएगी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने तो इस तरीके से रिवाइव करना कोशिश करी है और शायद उसका उनको बेनिफिट भी मिलेगा, परंतु जो बड़े पैकेजिंग के जिससे ज़्यादा वॉल्यूम में काम होता था वो होना बिल्कुल बंद हो गया है। तो इस वक्त इंडस्ट्रीज़ को एक ये हिदायत दी जा रही है कि वो कम से कम एक्सपेंडिचर करे, कम से कम इन्वेंट्री का स्टॉक करे, क्योंकि जितना वो डेड इन्वेंट्री बनेगी उतना उनका खर्चा बढ़ेगा। और जैसे बताया कि लोन्स आजकल गवर्नमेंट इजीली दे रही है और वो आने वाले टाइम में ये 100% श्योर है। एनपीए जो अभी बैंक्स का चल रहा है वो ट्वाइस या थ्राइस तो एनपीए होएगा ही, और जिससे इकोनॉमी और ज़्यादा ट्रबल में आएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, जैसे नीरज जी ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इन्हें अभी क्लियर करी है। देखिए, इसमें एक बात और बोलना चाहूँगा, शशांक जी की बात से निकल कर आती है बात कि एक ये कोई वैकेशन पीरियड नहीं था। हम लोग सब ये नहीं सोच सकते कि आज जब चीज़ें रीएस्टेब्लिश हो रही हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें पुरानी जहां हमने छोड़ी थी वहीं से चालू हो रही हैं। ये एक आमूल चूल परिवर्तन है मानसिक अवस्था का, हमारी सोच का, हमारी विचारशीलता का, हमारी अर्थव्यवस्था का। और आप ये मान के चलिए कि हमने जब आज से 20 साल 30 साल पहले अपने व्यवसाय प्रारंभ किए थे तो हमने जीरो से प्रारंभ किया था। आज याद रखिए, आज हम क्रेडिट और डेबिट दोनों अवधारणाओं के बीच में बैठे हैं। हमारा पैसा भी बाजार में अटक रहा है, हमें लेना भी है, हमें देना भी है। हम माइनस के साथ में काम चालू कर रहे हैं विद लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मूथ वर्किंग इन कमिंग डेज। तो ऐसे में जो स्ट्रक्चरल चेंज है, जो पैकेजिंग साइज की बात की गई है कि हमारी इन्वेंट्रीज और हमारे रोटेशन का जो समानुपातिक अंतर होता है उसके गैप को कम रख के आगे चलने से ही हम सफल होंगे। और इस समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कुछ खर्चे, जैसे आप मानिए हमको लगता है कि अनसीन कस्टमर है हमारा, हम उस अनसीन कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश जरूर करें। हमको थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने होंगे और ये एफर्ट थोड़े से नहीं, मैं समझता हूँ द्विगुणित करने होंगे कम से कम। मैं एक और चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इस टाइम में 30 to 40% डिक्लाइन आपकी सेल्स में बिल्कुल सबका नॉर्मली हुआ ही होगा। उसको अगर रिवाइव करना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगानी होगी। या तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले जो कि कॉस्ट कटिंग में हो, प्लस आपके मार्जिन्स बढ़ सके, या पैकेजिंग छोटी बनाए जिससे आपकी इन्वेंट्री कम रहे। तो बहुत सारे आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लानी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए। प्लस एक और चीज़, अब जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला चालू हुआ है बहुत सारी जगह माल पहुँचाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, और जो
नेशनल कंपनी जो काम करती थी उन सबको इतना बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि उनका नेशनली प्रोडक्ट जाते थे वो जा नहीं पा रहे। लोकल इकोनॉमी को बेनिफिट मिला है इससे, बट जो बड़े बिग ब्रांड्स थे उन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉब्लम्स आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हुई मार्केटिंग की। दीपक जी, आपसे जानना चाहूंगी, राजदीप एकेडमी से आप जुड़े हैं, ऐसे में आप जान ही रहे हैं कि मार्च से सब कुछ बंद है, स्कूल्स बंद हैं, एकेडमीज बंद हैं। ऐसे में आप किस तरह से उन पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहेंगे जिनके बच्चे फिलहाल घर में हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस का ही सहारा लिए हुए हैं? देखिए, दिन प्रतिदिन सारी जानकारी गार्जियंस के पास पहुंचती है जी। मैं तो सभी से एक ही अपील भी करना चाहूँगा कि एक दूसरे के प्रति परस्पर जो है सद्भावना और सामंजस्य बनाए रखें। निश्चित रूप से ये संकट का समय है, थोड़े दिन में टल जाएगा। मेहनत तो सारी हम लोगों को करनी ही है। जितना भी सिलेबस होगा या जो भी पढ़ाई होगी वो सब चौगुनी मेहनत करके कराने के लिए टीचर सारे के सारे तैयार हैं। बस विश्वास की परम आवश्यकता है। इस कोरोना के इस भयानक समय में विश्वास बनाए रखिए। और एक चीज़ मैं आम नागरिक के तरह भी आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि सीमित संसाधनों में मांग की पूर्ति करना ही अर्थव्यवस्था है। आज जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कुछ कमी आई है, तो जितने संसाधन हमारे पास रिसोर्स हैं हम उनका बेस्ट यूज़ करें और हमारी दिनचर्या को उसके हिसाब से डाल के कुछ दिन हम हमारा काम चला सकते हैं। निश्चित रूप से इस संकट के बादल जब छट जाएंगे तो पुनः फिर नई सुबह होगी, नया सवेरा होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो सबको याद रखनी आवश्यक है कि याद रखिए कि ये काम हम ही लोगों ने सेटल किए हैं, इसलिए हम अपनी उत्पादकता को ना भूलें, हम कहीं नेगेटिव माइंडसेट की तरफ नहीं जाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है और हर बड़ा सेटबैक बड़े पुश की तरफ भी हमको इशारा करता है। इसलिए सबको पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हमको आसपास पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी होगी, अच्छे लोगों को जोड़ना होगा, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा और इस विचारधारा के साथ हम आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना से इसके नेगेटिव इंपैक्ट की अपेक्षा हम पॉजिटिव लेके ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम और इंफॉर्मेटिव जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स के सामने रखी। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में दोस्तों फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम का निष्कर्ष यही है कि मास्क आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेने के लिए शायद ऑक्सीजन। तो दोस्तों, माध्यम टीवी के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। रोचक जानकारी पाने और अपडेट रहने के लिए आज ही यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी। नमस्कार। नमस्कार।